चलो देखो बेटा सब लोग, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने किया था अप्रोच विदाउट टैक्स। आज लिखिए कंसेप्ट नंबर 11। कंसेप्ट नंबर 11, इसका नाम है अप्रोच विद टैक्स। अप्रोच विद टैक्स, लिखो इसमें बेटा। एज पर अप्रोच with tax, if tax rate is given, then value of levered firm will be higher than the value of unlevered firm. आगे लिखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर of a company if consist both equity and debt, then it is called levered firm. If capital structure of a firm, if capital structure of a firm consist only equity, then it is called as unlevered firm. Unlevered firm. इसको ए पॉइंट कर लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया। डी में लिखिए, ड्यू टू टैक्स एडवांटेज on interest on debt, value of levered firm is more than value of unlevered firm. E point में लिखिए, given a equation that value of levered firm equals to value of unlevered firm plus debenture, value of debenture into tax rate. Value of debenture
into tax rate. Value of debenture into tax rate. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सब लोग स्क्रीन पे देखिए। देखो बेटा, ये चैप्टर की आखिरी अप्रोच है। अभी तक पूरे चैप्टर में हम लोगों ने एक बार भी टैक्स रेट नहीं लिया है। सब लोग सामने देखो। जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी हम लोगों ने कुछ, पहले हम लोगों ने इनडिफरेंस पॉइंट पढ़ा और सारी चीजें। जब हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर शुरू किया है तो शुरू करते ही मैंने लिखवाया था ना, टैक्स रेट जीरो होगा। अक्सर हम लोगों का ईबीटी और ईएटी, अक्सर हम लोगों का ईबीटी और ईएटी दोनों सेम आता था। इधर देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर यहां शुरू किया हम लोगों ने। शुरू करते ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था ये कि लाइव कंपनी की परपेचुअल होगी, कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा, और टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या मान के चलेंगे कि टैक्स रेट हम लोग का निल है। और अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं, कोई सा भी क्वेश्चन चेक कर लो, किसी भी क्वेश्चन में टैक्स नहीं आया है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं, देखो ईबीटी के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता था, अर्निंग फॉर इक्विटी। आ जाओ, अर्निंग फॉर इक्विटी ये आ जाता था। ठीक है, यहां भी देखो, अच्छा यहां हम लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी थी, तो अप्रोचेस के भी जितने क्वेश्चन लगाए हो सब में देखो, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते ही क्या आ गया था, अर्निंग आफ्टर टैक्स आया था। तो पूरे के पूरे चैप्टर में अभी तक जितनी पढ़ाई करी है, कहीं पे भी टैक्स रेट नहीं आया है। ये पहली बार पूरे चैप्टर में हो रहा है, हम लोग टैक्स रेट लिखने जा रहे हैं। तो अब देखो, एमएम में बेटा, एमएम में दो बातें हम लोगों ने सीखा था। एमएम अप्रोच कितनी थी, पहली विद टैक्स, दूसरी विदाउट टैक्स। तो विदाउट टैक्स पिछली बार पढ़ चुके थे। विदाउट टैक्स बिल्कुल एनओआई अप्रोच जैसी थी। कैसी? एनओआई कौन सी थी, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? एनओआई क्या थी, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? और इररेलेवेंट, और एनआई रेलिवेंट। ठीक है, तो अब बेटा देखो, ज्यादातर पूछेगा एमएम वाला, तो ये चांस बनता है इसके पूछने का। अब देखो एमएम ने क्या कहा, एमएम ने कहा, इन्होंने कहा अगर टैक्स के इफेक्ट को देखें तो जो लेवर्ड फॉर्म है, कौन सी लेवर्ड, मतलब जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी हो और डेट भी हो, वो क्या हो गई। और कहते हैं अनलेवर्ड का मतलब जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या हो, इक्विटी। तो कह रहा है अगर कोई फर्म ऐसी है जो लेवर्ड है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अनलेवर्ड फर्म। अनलेवर्ड फर्म से किसकी ज्यादा होगी, लेवर्ड की। शॉर्टकट में बताता हूं, देखो जिस कंपनी ने लोन लिया है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी तुलना में, जिसके पास लोन नहीं है। और रीजन क्या है इसका, रीजन ये है बेटा, रीजन ये है कि लोन पे क्या देते हो, इंटरेस्ट कहां जाता है, पीएल की डेबिट में, उससे प्रॉफिट, तो टैक्स कम जाता है। समझे? लेकिन ऐसे हवा भाई समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन से मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूं। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से प्रूव करके देखते हैं। चलो
हाँ बेटा चलो देखो, अब इस क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे, एकदम इत्मीनान से समझना। देखो क्या लिखा है, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे कि आंसर क्या आता है। पढ़ो, लिखा है कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई आर इन द सेम रिस्क क्लास। दो कंपनी हैं जो सेम रिस्क क्लास की हैं। देखो एमएम अप्रोच में क्या लिखा है, मैंने यही जो अभी बताया था शॉर्टकट में। एज पर एमएम अप्रोच विद टैक्स, इफ द टैक्स रेट इज गिवन देन वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म विल बी हायर देन वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा आएगी किससे, अनलेवर्ड से। अच्छा, अब यहाँ मैंने बताया लेवर्ड और अनलेवर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी है और डेट भी है उसको क्या बोलोगे, लेवर्ड। और जिसके यहाँ खाली इक्विटी है उसको क्या बोलोगे, अनलेवर्ड। सिंबॉलिकली इसी बात को हम लोगों ने लिखा था कि वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। एमएम ने ये एक इक्वेशन दी है। अब ये इक्वेशन ऐसे नहीं समझ में आएगी, ऐसे खाली रट लोगे, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तो दिमाग में बैठ जाएगा अभी। अब यही इक्वेशन प्रूव करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो क्या लिखा है फिर से। कह रहा है सपोज कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई आर इन द सेम रिस्क क्लास। दो कंपनी हैं, दोनों का रिस्क क्लास सेम है। आगे बढ़ो। एंड आइडेंटिकल इन एवरी मैनर, पूरी तरीके से एक जैसी हैं, एक्सेप्ट कंपनी एक्स यूजेस डेट। कंपनी एक्स के पास क्या है, डेट। तो कैसी हुई, लेवर्ड की अनलेवर्ड, लेवर्ड हुई कि अनलेवर्ड, लेवर्ड। वाइल कंपनी डज नॉट, तो कंपनी वाई नहीं है। अच्छा, तो जितनी बातें दी हैं अगर मैं उसको समराइज करूं तो दो कंपनी हो गई एक्स और वाई, ये हो गई लेवर्ड, ये हो गई अनलेवर्ड। अच्छा आगे बढ़ो, नेक्स्ट। कह रहा है द लेवर्ड फर्म हैज 9 लाख डिवेंचर कैरिंग 10% इंटरेस्ट रेट। अच्छा, कह रहा है बेटा 10% का डिवेंचर है 9 लाख का, लेवर्ड के पास, इनके पास नहीं है। आगे बढ़ो। बोथ अर्न प्रॉफिट 20%, बोथ अर्न 20% बिफोर ईवी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन देयर टोटल एसेट ऑफ 15 लाख। अच्छा, कह रहे हैं बेटा इन दोनों के जो टोटल एसेट हैं वो 15 लाख के हैं। कोई बताएगा टोटल एसेट का क्या मतलब हुआ। बोलो टोटल एसेट का मतलब। इधर देखो, सामने देखो, ये बैलेंस शीट है, ये टोटल एसेट है, यही बराबर होता है टोटल लाइबिलिटी के। हमारे इन सवालों में करंट लाइबिलिटी होती नहीं, तो ये किसके बराबर हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड के। समझे। और ईबीआईटी किस पे निकालते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो वो कह रहा है टोटल एसेट 15 लाख का है, ईबीआईटी 20% है। निकालो जरा कितना आएगा, 15 लाख का 20%, 3 लाख। तो इसका मतलब 3 लाख का ईबीआईटी है दोनों का। कैसे आया ये, 15 लाख का 20%, 15 लाख का 20%। आगे बढ़ो, पढ़ो। एज्यूम परफेक्ट कैपिटल रैशनल इन्वेस्टर एंड सो ऑन। बेटा ये इस चैप्टर की कुछ कंडीशन होती है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इन्वेस्टर रैशनल है। इन्वेस्टर के रैशनल होने का क्या मतलब हुआ, हाँ वो खुद अपने आप में समझता है, उसको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। आगे, टैक्स रेट 50% का है, कैपिटलाइजेशन रेट 15% का है। अच्छा, टैक्स रेट 50% का है, कैपिटलाइजेशन रेट 15% का है। कोई बताएगा कैपिटलाइजेशन रेट का क्या मतलब हुआ, केई, इक्विटी का ही कैपिटलाइजेशन रेट होता है ना, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब केई। आगे बढ़ो, आगे लिखा है बेटा फॉर ऑल इक्विटी फर्म, ऑल इक्विटी फर्म का कैपिटलाइजेशन रेट 15% का है, इसीलिए मैंने ऑल इक्विटी में लिखा, दूसरे में नहीं। कंप्यूट वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम
और एमएम अप्रोच कहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम या एमएम अप्रोच लगा के वैल्यू निकालो। अब बताओ इस सवाल में टैक्स रेट दिया है कि नहीं दिया है? तो वो एक हिंट है कि एमएम अप्रोच लगेगी विद टैक्स। समझ आए? अच्छा अब बताओ एमएम अप्रोच से हम लोग निकालेंगे अगर, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, क्या लगता है आपको? लेवर्ड फर्म की। चलो तो अब हम लोग यहां से आंसर शुरू करते हैं। लिखो ये है सॉल्यूशन। ये तो अभी तक जो सवाल में दिया था वही लिख दिया था। कंपनी एक्स कंपनी वाई, चलो बताओ EBIT में से माइनस कर देते हो इंटरेस्ट, तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स है तो अब यहां से जब टैक्स माइनस करोगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसी को बोल सकते हो अर्निंग फॉर इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं। अब सब बच्चे बताओ क्या हमें EBIT पता है कितना? लिखो 3 लाख का EBIT पता है। अच्छा 10% का इंटरेस्ट किसके यहाँ जाएगा? जिसने लोन लिया होगा। एक्स वाले ने 9 लाख का लोन लिया है, 9 लाख का 10% 90,000, और इनके यहाँ नहीं जाएगा। तो ये आ गया बेटा, माइनस करो 2,10,000, और ये आ गया 3 लाख। टैक्स रेट है आधा, तो इनके पास चला गया 1,05,000 और इनके पास चला गया 1,50,000, तो इतना ही बच जाएगा 1,05,000, 1,50,000। ये आ गई अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक है आगे बेटा नेक्स्ट। अब देखो एज पर एमएम, ये बताओ एमएम ने क्या कहा था? वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म बराबर होगा वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट या डिवेंचर इनटू टैक्स रेट। वैल्यू ऑफ डिवेंचर इनटू टैक्स, डिवेंचर बेटा ऐसे लिख दिया, डिवेंचर का मतलब हुआ डेट, टैक्स रेट। जैसे इसमें डिवेंचर नहीं है, लोन तो है, तो ये वही हो जाएगा। ठीक है अब जरा 1 मिनट स्क्रीन पे देखो। किसी को याद है वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? हाँ फिर से बताओ, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या था? ठीक है ध्यान से यहीं पे देखते रहना, EBIT अपॉन KE, ये था KE था KO था? अनलेवर्ड फर्म के लिए KE है, अनलेवर्ड फर्म के लिए KE है, लेकिन अनलेवर्ड फर्म का KE ही तो KO है। जिसके पास और कुछ है ही नहीं उसकी KE ही तो KO है। तो क्या हम लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे अनलेवर्ड फर्म का निकालूं तो हो जाएगा EBIT अपॉन KO? बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर से बताओ, क्या हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला निकाल लेते थे EBIT अपॉन KO? निकालते थे। अच्छा बताओ इस सवाल में टैक्स रेट है कि नहीं है? तो जब टैक्स रेट नहीं था तब तक ये फॉर्मूला सही था, जब टैक्स रेट आ गया तो अब यहां 1 माइनस टैक्स रेट लगेगा। ठीक है अभी तक टैक्स ही नहीं लगता था, तो EBIT ही हमारी अर्निंग होती थी। बोलो। अच्छा और ये अनलेवर्ड है तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं इनके पास। समझ आ रहा है? तो अब जब टैक्स है तो इनको टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, इंटरेस्ट नहीं है तब भी। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बताओ EBIT कितना पड़ा था अभी? 3 लाख। टैक्स रेट है 50% का, और KO इनका के ही तो बराबर आ जाएगा जो दे रखा है 15%। यहां पे लिख देता हूं 100% इक्विटी है। देखो कितना है, 10 लाख। ये आया 10 लाख, ये मेरे पास निकल के आ गई वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म।
वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म ये आ गया। अब किसका निकालना है? वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म। तो इधर देखो इक्वेशन, तो अगर हम यहां लिख दें 10 लाख, डेट इनके पास था, कितना डेट था? 9 लाख का, और इसको मल्टीप्लाई कर दें टैक्स रेट से, तो ये आ गया 14,50,000। 10 लाख यही रहेगा, 4.5 लाख ये हो जाएगा। तो आ गई 14,50,000। डन बेटा? अच्छा, अब इधर देखो सब बच्चे, लिख लिया ना? चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, सामने देखो। अब ये बताओ, अनलेवर्ड फॉर्म की वैल्यू कितनी थी? स्क्रीन पे देखो, लेवर्ड की कितनी है? तो एमएम ने क्या बोला? लेवर्ड की वैल्यू ज्यादा आएगी अनलेवर्ड से, तो आई ज्यादा। और इन्होंने कितना बताया था ज्यादा आएगी? जितनी लेवर्ड की होगी उसमें डिवेंचर को टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो, उतना आएगा। यही बताया था। अब देखो, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको, अब वो ध्यान से सुनना बेटा। देखो क्या चीज है, देखो ये मेन कंटेंट है, स्क्रीन पे देखो। अब देखो बेटा, या तो हम लोग इसको रट लें, मैं आपको बता रहा हूँ ये बनाया कैसे उसने, एमएम ने। ये तो बुक में लिखा होता है कैसे आ जाएगा, तो आंसर आ गया, सब सही है। अब ध्यान से सुनना सब बच्चे, बताओ मुझे। देखो ये नॉलेज के लिए ऐसे ही। अब ये समझते हैं जरा, ये इनकी इक्वेशन कैसे फिट होती है कि अनलेवर्ड और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है। ये तो हमने रट लिया ना, समझा तो है ही नहीं इसको। तो समझते हैं ये आता कैसे है, इसका डेरिवेशन क्या है। फोकस करके ध्यान से मेरी बात सुनना जरा, बताओ। देखो ये तो प्रॉपर समझ में आता है भाई, जब टैक्स रेट नहीं था तो ये नहीं लिखते थे, बोलो। टैक्स रेट है तो लिख दिया क्योंकि अर्निंग वो होगी, और नीचे के ओ लिख दिया क्योंकि 100% इक्विटी है, तो ये तो 10 लाख आया, ये समझ में आता है। ठीक है, तो जो उन्होंने कहा था वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म बराबर होगा वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डेट और इनटू टैक्स रेट, तो इसमें ये तो समझ में आता है ये 10 लाख होगा। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती, तो ये बात अब जरा समझते हैं, देखिएगा। ये बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, चलो बताओ। अब ऑब्जर्व करना है एक बात, इधर देखो सब लोग, बताओ। ये एक्स कैसी कंपनी थी, लेवर्ड या अनलेवर्ड? ये थी लेवर्ड। वाई कैसी थी? ये अनलेवर्ड थी। अब सब बच्चे नोटिस करना है इस बात को। ये बताओ, लेवर्ड फर्म ने टैक्स कितना दिया? 1 लाख। इन्होंने कितना दिया? तो इसने क्योंकि इंटरेस्ट दिया इस वजह से 45,000 का टैक्स बचा लिया। बताओ, 45,000 का टैक्स बचा है, बताया ना, समझ आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, इधर 45,000 का टैक्स बचा है, तो ये बताओ 45,000 का टैक्स ही है, पहले साल बचाएगा, फिर दूसरे साल बचाएगा, बचाएगा। और आप इस चैप्टर में क्या मान के चलते हो बेटा? आप इस चैप्टर में मान के चलते हो कि जो फर्म है उसकी लाइफ परपेचुअल है, उसकी लाइफ परपेचुअल है। देखो, तो अब ये बताओ, 45,000 इस साल बचाया, 45 अगले साल, 45 अगले साल, 45 अगले साल, अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा।
अच्छा अब ये बताओ, तो ये तो भविष्य में बचेगा। अगर आज देखें तो मुझे बेटा इनकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। ये 45 एक साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये इनफाइनाइट ईयर के बाद। तो अगर मैं इनकी आज की कीमत निकालूं तो ऐसे लिखोगे 45,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 पॉइंट, क्या रेट था? 45,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर 2, 45,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 की पावर में 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। अगर मैं ये इक्वेशन सॉल्व कर लूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, बताओ। प्रेजेंट वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बेटा, आपको ये प्रूव करके दिखाया है, ये जीपी बनेगी और इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हम लोगों ने प्रूव करके निकाला था, ये होगा दिस बाई दिस। किस चैप्टर में? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो अब ये आएगा 4.5 लाख। मतलब जो इनको 45,000 बचेगा, उसकी आज की कीमत कितनी होगी? 4.5 लाख। तो अब ये देखो, 10 लाख इनका था, 4.5 लाख इनका बचेगा, वही निकल के आ रहा है 14,50,000। समझ आए? यहां से एमएम ने ये इक्वेशन बनाई। तो इससे ये प्रूव हो गया, इससे बेटा ये प्रूव हो गया कि इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट कितने का होगा? 4,50,000। 45,000 का तो एक साल में हो रहा है। अप टू इन्फाइनाइट कितना होगा? अप टू इन्फाइनाइट जितना होगा उसकी आज की कीमत कितनी होगी? प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आ रही? 4,50,000। तो वही उतने से इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। बोलो अब समझ में आ गया? अब बताओ एमएम ने क्या बताया, विद टैक्स में किसकी कीमत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू? कितनी ज्यादा होगी? डिवेंचर ही नहीं, डेट कोई भी हो, है ना। डिवेंचर मैंने लिखवा दिया, ज्यादातर डिवेंचर होता है। समझ में आ गया आप? ठीक है, अब लिखो थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर, पहला पॉइंट, व्हेन टैक्स रेट इज गिवन, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म हो जाएगा EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई KO। आगे लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, सिंस फर्म इज अनलेवर्ड सो KO बराबर KE। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इक्वल्स टू अर्निंग फॉर इक्विटी सिंस देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, नो प्रेफरेंस शेयर। अगर टैक्स रेट दिया है तो अनलेवर्ड फर्म का हम लोग निकालेंगे EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई KO। क्योंकि फर्म होगी अनलेवर्ड तो KE आएगा KO के बराबर। EBIT को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं ही नहीं। बताओ समझ में आया बेटा? ये थी MM अप्रोच विदाउट टैक्स, विद टैक्स सॉरी। चलो अब आगे लिखो, कौन सा कंसेप्ट होगा बताओ? 12, हेडिंग बनाओ। रेलिवेंट वर्सेस इररेलेवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल रेलिवेंट वर्सेस इररेलेवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो बताओ कौन कौन सी रेलिवेंट अप्रोच थी?
NI और MM कौन कौन सी इररेलेवेंट है? NOI, MM विद टैक्स, विदाउट टैक्स और ट्रेडिशनल। बस ये इसमें समराइज करना है। लिखो व्हेन KO एंड वैल्यू ऑफ फर्म remains constant at any capital structure then capital structure decision becomes irrelevant आगे लिखो फॉर एग्जाम्पल NOI अप्रोच, MM अप्रोच। When KO and value of firm increases or decreases with change in capital structure, then capital structure decision becomes becomes relevant. For example, NI approach, traditional approach, MM approach, with tax। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसी में, when KD and KO are calculated as वैल्यू ऑफ फर्म बराबर EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन KO, और KO होगा KEWE प्लस KD इंटू WD, और KD होगा इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। हो गया? अब इधर देखो बेटा क्या लिखा,
अगर के ओ और फर्म की वैल्यू कांस्टेंट रहती है कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद भी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या हो जाता है? इररिलेवेंट। इस बात को कौन सपोर्ट करता है? एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और अगली एमएम अप्रोच। और अगर के ओ और फर्म की वैल्यू बढ़ती है कैपिटल स्ट्रक्चर में को चेंज करने से, बढ़ती घटती है, तो ऐसे में कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हो जाता है रेलिवेंट, और इसको सपोर्ट करती है एनआई ट्रेडिशनल और एमएम अप्रोच विद टैक्स। और अगर टैक्स रेट दिया है तो हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे निकालते हैं, के ओ ऐसे निकालते हैं, और यहाँ के डी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स रेट दिया होता है। अब इसको समझने के लिए जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो देखो अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखो लिखा है RES Limited is an all equity financed firm with market value of 25 lakh. With market value of 25 lakh, cost of equity is 21%। अच्छा, कह रहे हैं बेटा जो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से 100% इक्विटी है फर्म, 25 लाख की कैपिटल लगी है, और 21% का केई है। आगे बढ़ो। द कंपनी वॉन्ट्स टू बाई बैक इट्स इक्विटी शेयर वर्थ 5 लाख। कंपनी अपनी इक्विटी शेयर को बाई बैक करना चाहती है 5 लाख का। अब बताओ इक्विटी अभी कितने का है? 25 लाख का। 5 का बाई बैक करेंगे, कितने का बचेगा? 20 का। अब फिर क्या करना चाहते हैं? बाई इशूइंग रेजिंग 15% परपेचुअल डेट। अब ये बताओ डिवेंचर इशू करेंगे, वहां से पैसा आएगा, इक्विटी को बाई बैक करेंगे, तो इक्विटी कम हुआ, डेट बढ़ा, यही हुआ ना बेटा? तो अब क्या हुआ? अब यहां पे ये तो इक्विटी था, और ये दे रखा था वैल्यू ऑफ इक्विटी, और ये के ही दे रखा था 21% का। अब ये करना क्या चाहते हैं? न्यू सिचुएशन ये है कि ये अपने पास डेट लेके आ रहे हैं 5 लाख का, जो यहां नहीं है, और ये शायद 15% है। कोई बताएगा परपेचुअल डेट का क्या मतलब हुआ? इररिडीमेबल। ठीक है, ये हुआ इररिडीमेबल। आगे बढ़ो। टैक्स रेट 30% का दे रखा है, हमसे कह रहा है टैक्स रेट 30% का है, तो बाईबैक करने के बाद इक्विटी बचेगा इनका 20 लाख का। अच्छा, अब कहते हैं आफ्टर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई एमएम विद टैक्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आफ्टर बाईबैक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर बाईबैक, WACC आफ्टर बाईबैक। बाईबैक के बाद बेटा हम लोग को निकालना है मार्केट वैल्यू, बाईबैक के बाद निकालना है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और WACC। ठीक है, अब बताओ बाईबैक के पहले निकालना है कि बाईबैक के बाद? तो पहले वाली कोई कैलकुलेशन करें या डायरेक्ट बाद वाली करें? जी नहीं, कौन सी लगाना है? एमएम अप्रोच विद टैक्स। तो इसमें क्या पड़ा है? लेवर्ड का होगा अनलेवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट। तो बाईबैक से पहले ही तो यही फॉर्म अनलेवर्ड थी, तो पहले उसको कैलकुलेट करोगे तब दोबारा निकालोगे, तब आएगा ना एमएम अप्रोच विद टैक्स का। यही तो कंसेप्ट है।
तो अब हमें पहले कैलकुलेशन किसकी करनी पड़ेगी, फर्म की वैल्यू सब निकालना पड़ेगा बिफोर बाईबैक, फिर निकालोगे आफ्टर बाईबैक। चलो निकालो, शुरू करो। तो यहां लिखा बिफोर बाईबैक कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म बिफोर बाईबैक। बिफोर बाईबैक। चलो अब ये बताओ, बाई बैक से पहले बेटा अगर निकालें वैल्यू ऑफ इक्विटी, बोलो कैसे आएगी, फॉर्मूला बताओ। अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई के, बताओ। अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई के। असल में देखो है क्या, देखो बेटा इसमें ऐसा है कि अब आप लोग सोच रहे हो कि दिया तो हुआ है 25 लाख, है ना, दिया तो जरूर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से निकालना चाहता हूँ अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या निकालेंगे, क्यों निकालेंगे अभी देखते जाओ। अब ये बताओ इक्विटी की वैल्यू 25 लाख की दी है, और ये बताओ के 21% का दिया है। अगर यहाँ से अर्निंग फॉर इक्विटी निकालें कितना आएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी ये आया 5,25,000 बेटा। और अगर मैं बना लूँ इनका इनकम स्टेटमेंट, तो ये आया EBIT में से माइनस करोगे इंटरेस्ट, आ जाएगा EBT, और माइनस करेंगे टैक्स तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसी को बोलते हो अर्निंग फॉर इक्विटी। टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना है, 30%, तो ये लिख दिया 30%। ठीक है, सब बच्चे देखो, ठीक है। अब इधर देखो सामने, 2 मिनट में इसको पूरा कर लूँ तब लिखना। अब ये बताओ अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी 5,25,000 का निकाल चुके हैं हम लोग, निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये बताओ मुझे टैक्स कितना दिए हो, तो ये 70% होगा, तो 100% निकाले तो ये आ जाएगा ना, कितना आ रहा है देखो, 7,50,000। अब जरा इसका 30% निकाल दो तो ये आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000। जरा बताओ प्रेजेंट सिचुएशन में डेट कितना है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो यही 7,50,000 क्या हो जाएगा, EBIT। बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग EBIT, और करिए रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा अब ये EBIT क्यों निकाला, बेटा आप सभी को पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे भी चेंज कर लो EBIT सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसने 5 लाख का बाईबैक करके डेट किया होगा तब भी EBIT इसका कितना रहेगा, यही जितना निकला है 7.5 लाख का। ये एक जीरो ज्यादा लग गया है क्या, हाँ 7.5 लाख। ठीक है, अब लिखो दोबारा से, आफ्टर बाईबैक आफ्टर बाईबैक लिखेंगे वी नो दैट EBIT
will always remain same, hence EBIT after buyback equals to 7,50,000. बाईबैक के बाद भी EBIT होगा 7,50,000 का। तो अगर मैं दोबारा से इनका इनकम स्टेटमेंट बना के चेक करूं, अर्निंग फॉर इक्विटी, EBIT अपने पास है 7,50,000 का, माइनस करो इंटरेस्ट। अब बताओ बाईबैक के बाद इनके पास इंटरेस्ट का बर्डन है कि नहीं है? कितना? 5 लाख का 15%, 75,000। तो इनका बचा EBT 675, टैक्स दे दो। $2,02,500। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया या अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया 472,500। ठीक है, लेकिन बेटा अभी सवाल तो लगा ही नहीं, सवाल शुरू ही नहीं हुआ। क्या निकालना था इसमें? इधर देखो, ये देखो जरा, इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी। बाई बैक के बाद मार्केट वैल्यू निकालो, नहीं निकाल पाए। बाई बैक के बाद के निकालो, नहीं निकाल पाए। बाई बैक के बाद KO निकालो। तो अब हम लोग शुरू करें मेन आंसर, है ना। ये सब उसको सपोर्ट करेंगे, इसमें कुछ ऐसी चीजें निकाल ली जिसकी वहां आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो बताओ, अब अप्रोच लग रही है विद टैक्स, बोलो कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ, हाँ, वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर बाईबैक। क्या मैं इसी को बोल दूं लेवर्ड फर्म? तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। डेट इनटू टैक्स रेट। अच्छा, कोई बताएगा अनलेवर्ड फर्म क्या थी जब इनके पास लोन नहीं था? तो इन इक्विटी कितने का था? 25 लाख का। तो निकालने की आवश्यकता ही क्या है, डायरेक्ट लिखो 25 लाख। और अब इनके पास लोन आ गया है 5 लाख का, टैक्स रेट है 30% का, 26,50,000। तो ये पहला आंसर आया, वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर बाईबैक। अब अगर निकालें दूसरा आंसर, दूसरा आंसर है बेटा KE आफ्टर बाईबैक। तो ये ऐसे आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर होती है अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन KE। बोलो बेटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर होती है अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन KE। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी है? 472। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? नहीं बेटा, 20 लाख नहीं। देखो यहां पे, देखो, इधर देखो सब लोग, क्या वैल्यू ऑफ फर्म बराबर होती है वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट के? बोलो। अब ये बताओ, बाईबैक के बाद वैल्यू कितनी निकली? 26,50,000। अभी अभी तो निकाले हो। और इक्विटी का पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि डेट 5 ही लाख का है। अब समझ में आया? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो गई? 21,50,000। और वो यहां पे रखोगे 21,50,000। अर्निंग फॉर इक्विटी कितना निकाला था? 472।
तो यहां से आ जाएगा के ई 500। देखो के ई कितना आएगा, के ई बराबर 472500 अपॉन 2150000, 21 पॉइंट बेटा, मतलब 22%। कौन सा बैलेंस शीट मैच कराना है? तो बाईबैक के बाद हमने निकाल लिया, बाईबैक के बाद हमने निकाल लिया फर्म की वैल्यू, हमने निकाल लिया इक्विटी की वैल्यू, क्या रह गया? WACC, और निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ KO आफ्टर बाईबैक। चलो अभी अभी बताया था, KO बराबर होगा KE इंटू WE प्लस KD इंटू WD। KE हम लोग ऊपर निकाले हैं अभी अभी 22%, KD हम लोग निकाले हैं चलो KD अभी लिखते हैं। अब ये देखो, वेट ऑफ इक्विटी लिखना है, बताओ टोटल कितना है? 21,50,000 की इक्विटी है और 5 लाख का डेट है, टोटल वैल्यू यही तो है। इसमें से इक्विटी का लिखना है तो 21,50,000, डेट का लिखना है तब भी ऐसे लिखेंगे, 21,50,000 प्लस 5 लाख और ऊपर लिखेंगे 5 लाख। KD कोई बताएगा? हाँ, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, ये देखो अभी अभी लिखवाया है, अभी लिखवाया है ना यहाँ पे। ये जो KD लोगे वो क्या लोगे? इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो अब यहाँ KD कितना था? 15% था, 15% और इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये आ गया 22 इंटू, और ये आ जाएगा 10.5 इंटू, देखो कितना है, कौन सा पहला? 0.8113, दूसरा वाला 1887, 17.8486, 1.98, सही है। ठीक है, हो गया। तो ये देखो तीनों हम लोगों ने निकाल लिया, कुछ रह गया कि लग गया पूरा? हाँ, कमेंट रह गया, समझ, इसका भी नंबर कटता है एग्जाम में, ठीक है।
तो आप बताने जा रहे हैं कमेंट कैसे लिखोगे, लिखा है ना कमेंट ऑन इट, तो लिखो यहाँ पे कमेंट। अब लिखोगे बिफोर बाई बैक, आफ्टर बाई बैक। तो बेटा चलो कॉपी में से देख के बताओ, के ओ बाई बैक से पहले कितना था? अरे 21% था, सवाल में दिया था। ठीक है, और बाई बैक के बाद अभी भी निकाले हो 19.82। तो इससे प्रूव होता है कि इसने जब डेट लिया तो केओ घटा। ठीक है ना, केओ कम हो गया ना, तो कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। यहां पे 100% इक्विटी थी, के ई के बराबर था के ओ। अब यहां नीचे लिखो, हेंस ड्यू टू बाईबैक के ओ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21% to 19.82995%. Reduction in KO is good for financial health of company. ठीक है, अच्छा इधर देखो बेटा, ये बताओ बाईबैक के बाद क्या क्या निकालना था? स्क्रीन पे देखो मेरी तरफ, बाईबैक के बाद क्या क्या निकालना था? पहला वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दिया था, फिर ये भी निकाल दिया था। ठीक है, अब आखिरी में क्या निकालना था? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आज ही पढ़ा है, वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे भी तो आता है, ई बी आई टी इंटू 1 - टैक्स रेट अपॉन के ओ। तो अगर यहां से के ओ निकाले तो हो नहीं जाएगा ई बी आई टी और इंटू 1 - टैक्स रेट अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। जवाब दो। ई बी आई टी 5,25,000 का निकाल चुके थे, टैक्स रेट 30% का दिया था, फर्म की वैल्यू 26,50,000 थी, निकाल के देख लो वही आंसर आएगा। दिस इज ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। इसी सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते थे। आया? अच्छा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ईबीआईटी लिखा है गलत, 7.5 लाख का ईबीआईटी था। अरे दोबारा जब ईबीआईटी निकाला था 7.5 लाख था ना। ठीक है, तो हम चाहें तो ऐसे भी लगा सकते थे, फिर उससे इसलिए कराया कि समझ में ज्यादा अच्छे से आए इसलिए। बोलो ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर 13।
कंसेप्ट नंबर 13। कंसेप्ट नंबर 13। बेटा अब देखो, कंसेप्ट नंबर 13 में क्या पढ़ाने वाले हैं, खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। सब लोग सामने देखो। देखो, सब पढ़ चुके हो, चैप्टर हो चुका है खत्म। अब छोटी छोटी बातें जहां वो कंफ्यूज करता है वही मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूं। देखो, ये बताओ सबको नेट इनकम अप्रोच आता है कि नहीं? पढ़ चुके हो कि नहीं नेट इनकम अप्रोच? नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब वो क्या करेगा, एक ही सवाल बनाएगा, कहेगा एक बार नेट ऑपरेटिंग इनकम से, एक बार नेट इनकम अप्रोच से वैल्यू निकाल के बताओ। समझ आए? तो अब क्या है, जब पैरेलल आ जाता है तो दिक्कत होना शुरू होती है। तो अब मैं कंसेप्ट बना रहा हूं कि व्हाट नेट इनकम अप्रोच वर्सेस नेट ऑपरेटिंग, दोनों के की पॉइंट एक जगह समराइज करके क्वेश्चन लगा लेंगे, एकदम आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, लिखो, इसका नाम है नेट इनकम अप्रोच वर्सेस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, वो एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ लेते हैं। अच्छा अब बताओ, एन आई क्या है, रेलिवेंट की इररेलेवेंट? कैसी है? अच्छा, एनओ आई इररेलेवेंट। ठीक है, तो बेटा अब दोनों से लगाना है। लेकिन अब एक बात और देखना, वो छोटी छोटी बात में ऐसे कंफ्यूज करता रहता है, पूरा एकदम क्लियर रखना कायदे से। बताओ मुझे, एमएम अप्रोच विद टैक्स से पहले पूरे सवाल में कभी टैक्स आया था पूरे चैप्टर में? नहीं आया था। लेकिन अब देखो धीरे धीरे ऐसे कंफ्यूज करता है। अब ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहे हैं नेट इनकम से लगाओ सवाल, नेट ऑपरेटिंग इनकम से लगाओ। तो आप बताओ, जो अभी तक हमने पढ़ा है, चाहे नेट इनकम पढ़ा चाहे नेट ऑपरेटिंग इनकम पढ़ा, क्या हमें टैक्स की आवश्यकता पड़ी? अच्छा, और अब ये देखो, परेशान करने के लिए, समझ है? तो अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनओआई एंड एनआई अप्रोच, और अगर टैक्स सवाल में दिया है तो क्या करेंगे। क्योंकि मैंने एक बार भी नहीं लिखवाया आपको कि टैक्स दिया नहीं होगा, मैंने आपको लिखवाया टैक्स नहीं होगा तो जीरो मानते हुए सवाल लगवाएंगे, शुरुआत से जब से मैं पढ़ा रहा हूं इसमें। ठीक है, तो अगर टैक्स है बेटा तो टैक्स का ट्रीटमेंट तो होगा। इधर देखो क्या लिखा था, इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी ऑलवेज अज्यूम निल। समझ है? इसका मतलब अगर होगा तो उसका यूज होगा। समझ आया ना? तो अब यही हम लोग ये थी जनरल अजम्पशन ना चैप्टर की, पूरे चैप्टर की, किसी अप्रोच की नहीं। तो जब टैक्स रेट नहीं था तो कोई बात नहीं थी, अब टैक्स रेट है तो फिर टैक्स रेट का यूज होगा। तो कैसे होगा ये सब पढ़ना है। लिखो जरा फर्स्ट पॉइंट, बोथ अप्रोचेस आर ऑलरेडी डन few important points are as under। पहला, in NI approach, in NI approach, KE will remain same, will remain same। एक मिनट जरा स्क्रीन पे देखना,
यही तो है एन आई अप्रोच। ठीक है, अब ये बताओ एन आई अप्रोच में हम लोगों ने लिखा था, ये देखो, देखो एन आई अप्रोच ये है। अब एन आई अप्रोच में जरा के ही देखो, सेम है कि नहीं है? सेम है ना? ये हम लोगों ने लिखा था, हमने लिखा था कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट, वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग केओ थ्रू हायर डेट proportion. According to this approach ke is more than kd, ke and kd will remain constant in the capital structure. और ये ग्राफ था, तो इस अप्रोच में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो के ई है वो सेम होता है, तो वही बात दोबारा से मैंने लिखवाया कि इस अप्रोच में के ई हम लोग का सेम होता है। फिर लिखो बी पॉइंट, लिखिए इन एन आई अप्रोच and NOI approach, there was no tax earlier, but if tax rate is given, then we solve question using tax rate. It may be noted that NOI approach and approach both are same. मैंने क्या लिखवाया? अभी तक टैक्स नहीं दिया होता था तो टैक्स का यूज नहीं करते थे, टैक्स दिया होगा तो टैक्स का यूज करोगे, यही ना बेटा? अब बताओ कैसे करेंगे, ये बात आती है तो बताओ। की विद टैक्स एनओआई बराबर ही तो हो गई, तो जब पढ़ लिया तो एनओआई भी आ गया ना, सेम ट्रीटमेंट यही लिखवा रहा हूं। अप्रोच, it may be noted that NOI and approach are same, hence the concept of approach with tax will exactly applied to NOI approach with tax. With tax. ठीक है, तो चलो अब जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सब बच्चे सामने देखो, देखो क्या करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंपनीज पी एंड क्यू, दो कंपनी है, दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक बार नेट इनकम अप्रोच से, एक बार नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से। तो पहले निकालेंगे नेट इनकम अप्रोच से, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ
वैल्यू ऑफ फर्म अंडर नेट इनकम अप्रोच। एक फर्म है P, एक है Q। चलो आगे पढ़ो। अब यह है क्या, शुरू से देखिए। कंपनी P and Q are identical in all respect including risk factors except for debt and equity. कंपनी P having used 10% डिवेंचर, अच्छा, of 18 lakh while कंपनी Q is unlevered। अच्छा, कंपनी P है levered, ये वाली है unlevered। आगे पढ़ो। कह रहा है बोथ द कंपनीज अर्न 20% बिफोर अर्निंग एंड टैक्स ऑन देयर टोटल एसेट 30 लाख। बताओ बेटा, 30 लाख का 20%, 6 लाख कमा रहे हैं ये लोग। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं EBIT 20% ऑफ 30 लाख। सिक्स लाख माइनस इंटरेस्ट। अब इधर देखो, P ही लेवर्ड है, 18 लाख का लोन है, 10% का इनका, तो कितना जाएगा, 180। इनके पास नहीं है, तो यहां से मिल गया अर्निंग बिफोर टैक्स 4,20,000 का और 6 लाख का। जब टैक्स नहीं होता था तो इसी को अर्निंग फॉर इक्विटी बोल देते थे। अब माइनस करो यहां से टैक्स, 2,10,000, 3 लाख, 2,10,000, 3 लाख। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग फॉर इक्विटी, KE KE स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन में लिखा है बेटा, टैक्स रेट 50% का है, कैपिटलाइजेशन रेट कितने का है, किस फर्म का, ऑल इक्विटी। ऑल इक्विटी कौन सी है, तो क्यू का KE कितना है, 15%। और नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है, KE सबका सेम होता है, तो 15 उसका है, तो P का भी कितना होगा, 15%। अभी लिखवाया ना ये बात, ये देखो इधर, अभी ये पॉइंट लिखवाया ना, इन NI अप्रोच KE विल रिमेन सेम, यही तो इसका थीम है। तो अगर उसने कहा है इनका KE 15% है, तो इम्प्लाइड है इसका भी सेम होगा, ये इम्प्लाइड है। और यहां से अगर मैं निकालूं वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो ये होगा अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन KE, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 15% और 3 लाख डिवाइडेड बाई 15%, 14 लाख और 20,000, 20 लाख। यह है वैल्यू ऑफ इक्विटी, लेकिन आपको निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म, तो इसी में ऐड कर दो वैल्यू ऑफ डेट। कंपनी P के पास 18 लाख का लोन है, इनके पास नहीं है, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई
32 लाख और 32 लाख, 20 लाख। अब बताओ एनआई क्या थी, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? तो दिख भी रहा है, जो लेवर्ड है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही और जो अनलेवर्ड है उसकी वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, अब कौन सा करना है? एनओआई। लिखो वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग एनओआई अप्रोच। अब बताओ एनओआई क्या था, रेलिवेंट या इररेलेवेंट? हाँ, इररेलेवेंट। लेकिन देखो बेटा, एनओआई और एमएम दोनों एक जैसा था। अरे एमएम विदाउट टैक्स, दोनों एक जैसा था। अब जब एमएम में टैक्स का इफेक्ट डालेंगे तो जैसे एमएम वाला मैनेज होगा वैसे एनओआई चलेगा। तो अब ऐसे करेंगे, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। बताओ अभी अभी क्या पढ़ा है, अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे निकालोगे? एमएम में क्या पढ़ा है? वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म बराबर EBIT 1 - टैक्स रेट अपॉन क्यू। के ही होगा तो बराबर ही हो जाएगा ना बेटा। और 6 लाख ये है, टैक्स रेट है 1 - 0.5 का, क्यू दिया था शायद 15% का, 20 लाख। वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म ये निकल के आ गई 20 लाख। अब अगर चाहिए वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म, लेवर्ड वाली थी P, अनलेवर्ड वाली थी Q। तो जो पढ़ा था अभी, वैल्यू ऑफ लेवर्ड, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड प्लस डिवेंचर इनटू टैक्स रेट। 20 लाख इनकी है, उसके पास शायद 18 लाख का डिवेंचर था ना, और 50% का टैक्स रेट था, तो 29। मतलब जब बोलेगा नेट ऑपरेटिंग इनकम लगाओ और टैक्स रेट दिया होगा तो बिल्कुल एमएम विद टैक्स लगेगा। ठीक है, हो गया। कंसेप्ट 14, ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस एमएम अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस एमएम अप्रोच।
चलो इसकी नोटिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो बेटा, इन ट्रेडिशनल अप्रोच that capital structure is best optimum where Q is minimum. हम लोग की ट्रेडिशनल अप्रोच मिड वे अप्रोच थी ना, तो थोड़ी दूर तक बोलता था कि केओ कम होगा। आगे सेकंड पॉइंट में लिखिए, अंडर एमएम अप्रोच, एमएम कहता था केओ चेंज होता ही नहीं, केओ विल रिमेन सेम एट एनी कैपिटल स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल अप्रोच मिड वे अप्रोच थी, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था केओ कम होता है, जबकि एमएम कहता है केओ, एमएम इररिलेवेंट में आ गया ना। ये देखो बेटा, यही तो थी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसमें क्या पढ़ा था, केओ एक पॉइंट पे तो कम होता है, तो हम लोगों ने लिखा था ना वही कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है जहां पे केओ कैसा होगा, कम होगा कम से कम। और जबकि ये एमएम वाली कहती थी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एमएम ने कहा था दिस अप्रोच स्टेट्स दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर इररिलेवेंट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डेट कंटेंट कैपिटल स्ट्रक्चर इन कैपिटल स्ट्रक्चर वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पे केओ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और उसके यहाँ क्या था, उसके यहाँ था कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके इसको बदला जा सकता है। ठीक है, अब देखो इस पे है क्वेश्चन नंबर 11, मन करे तो ट्राई करना, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11A। चलो आवाज यहीं तक करेंगे।